Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor Afaq Ashraf. Today we are going to start our new chapter based on the kinematics in which we discover the new information and new articles about our study. आज हमारे पास जो आर्टिकल है जो चैप्टर है वो है बच्चों काइनेमेटिक्स का, जिसमें हम लोग मुख्तलिफ किस्म के एस्पेक्ट्स को पढ़ेंगे, उनकी बेस्ड इंफॉर्मेशन को पढ़ेंगे और उसमें होने वाली जो चेंजिंग है उसके बारे में पढ़ेंगे। थोड़ी सी हम लोग इसकी हिस्ट्री को देखेंगे। आप लोगों को इल्म है कि जो हम आप लोगों का प्री 9th का सिलेबस है वो ऑलमोस्टली फर्स्ट ईयर का सिलेबस है, इसलिए क्लास 9 और क्लास जो फर्स्ट ईयर है हमारी वो इन सिलेबस से मुस्तफीद हो सकती हैं। पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक अफाक टीचिंग जोन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी अपने साथ मिला लें और इसका बेल आइकन का ऑप्शन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप लोग तक नई वीडियो आसानी से पहुंची जा सके। तो लेट्स स्टार्ट, जो हमारा न्यू टॉपिक है हम उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है आप लोगों का काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या होता है, काइनेमेटिक्स के बारे में किसने कब और कैसे इजाद किया था वो हम थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है आप लोगों के पास जो काइनेमेटिक्स है उसकी हिस्ट्री के में सबसे अव्वल जो पहले बंदा था जिसने इसके बारे में डिस्कस किया था, डिस्कवरीज की थी, वो था आपके पास एंड्री मैरी एम्पेयर। ठीक है, ये आपके पास बंदा था कि जिसने काइनेमेटिक्स की बेस रखी, उसकी जो फिलॉसफी है, उसके जो वर्ड्स हैं, उसकी जो स्टडी है उसको अमल में लेके आया था। इसका जो दौरानिया था, ड्यूरेशन था वो 1775 से लेकर 836 तक था। तो क्या है, set about the formidable task of classifying all human knowledge। ये एक ऐसा सेट है जो आपके पास काइनेमेटिक्स का है, जो आपके पास इंसानी नॉलेज, इंसानी जो तहकीकात है, जो उसके इल्म है उसकी मुशाबत करता है, उसको क्लियरिफाई करता है। इन हिज एसाई सोलर फिलॉसफी दी साइंस, उसने ये उसकी फिलॉसफी की एक किताब थी जिसमें उसने मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जर्वेशंस किए थे, एक्सपेरिमेंट्स किए थे। उसके मतलब उसने इस बुक में जो है ना शाया किया था, ही वॉज द फर्स्ट टू यूज द टर्म साइनामेटिक्स। क्या है लफ्ज साइनामेट्रिको? ये आपके पास ग्रीक वर्ड्स है। क्या है? ग्रीक वर्ड, जिसको आप लोग काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं वो असल में जो ग्रीक वर्ड है वो ये है साइनामेट्रिक। साइनामेट्रिक जिसका मतलब ही है किसी जिस्म का, किसी बॉडी का, किसी ऑब्जेक्ट का मोशन में होना। और इसी तरह बाद में इसका जो नाम बना वो था काइनेमेटिक्स, जिसकी बदौलत हम किसी भी जिस्म को मोशन की हालत में स्टडी करते हैं वो आपके पास काइनेमेटिक्स कहलाता है। दरअसल जो आपके पास काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन बनती है वो इस तरह से बनती है कि कोई भी बॉडी जो आपके पास मोशन में है, हम उसकी वजह को बयान करते हैं, उसकी जो फोर्सेस है उसके ऊपर इन्फ्लुएंस, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्सेस, उसकी बेस पर जो हम लोग स्टडी करेंगे वो आपके पास काइनेमेटिक्स कहलाएगा। काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स व्हिच डील्स द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ द फोर्स। बगैर फोर्स को जाने किसी भी जिस्म का मोशन की हालत में पाया जाना वो आपके पास क्या कहलाता है? काइनेमेटिक्स कहलाता है। ठीक है, he was the first to use the term kinematic from the Greek word for motion। इसने लतीनी जुबान का लफ्ज साइनामेट्रिक जिसका मतलब मोशन के लिए लिया जाता है, टू डिस्क्राइब द स्टडी ऑफ द मोशन विदाउट रिगार्ड टू द फोर्स। जो आपके पास किसी भी जिस्म की मोशन को डिस्क्राइब करता है, डिस्क्राइब करने में हेल्पफुल होता है बगैर उसके ऊपर लगने वाली जो फोर्सेस हैं, एंड सजेस्टेड दैट, और जो उसके मुतल्लिक सुजेस्ट तजवीज रखी जाती है उनके मुतल्लिक हमें एक डिटेल नॉलेज देता है। दिस साइंस ought to, ये ought है, OUGHT, ought, दिस साइंस ought to include all that, ये हमें हर वो चीज इंक्लूड करने के लिए क्या कहते हैं जरूरी है, that can be set with respect to motion in its different kinds, जो मुख्तलिफ इकसाम के हिसाब से खुद मोशन की हालत में होता है। इसका जो ओवरऑल आइडिया है, जो ओवरऑल फिलॉसफी है वो ये है
कि कोई भी जिस्म अगर मोशन की हालत में है, अगर हमें उसकी वजह का नहीं है पता तो उसका भी कोई मसला नहीं है, लेकिन वो हमारे पास जो जिस्म है वो क्या है, मोशन की हालत में है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप लोग किसी टायर को थोड़ा सा पुश करके छोड़ देते हैं तो थोड़ी देर के लिए वो क्या रहता है, मोशन में रहता है, लेकिन हमने सिर्फ एक दफा ही उसके ऊपर पुश लगाई है, मतलब उसकी फोर्स लगाई, लेकिन उसके बाद क्या है, वो फोर्स की हालत में है। फिर हमारे पास ये देखिएगा, ऑफ द फोर्सेस इंडिपेंडेंटली, जो आपके पास इंडिपेंडेंट हो, क्या हो, इंडिपेंडेंट, जिसका किसी के ऊपर इन्हिसार ना हो, आजादाना तौर पर जो हरकत करे, वो आपके पास क्या है, वो आपके पास काइनेमैटिक्स की किस्म है। आगे है आप लोगों का मैकेनिक्स। यहां से आप लोगों का चैप्टर स्टार्ट होने लगा है। थोड़ी सी मैं हिस्ट्री इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों को नॉलेज हो कि आप लोगों ने चीज को पढ़ा कहां से है, आपके पास ये चीज आई कहां से है, और आप इसको आगे किस तरह से कैरी कर सकते हैं। सबसे पहले जो टर्म आप लोगों की वो है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है? A branch of the physics that deals with the motion of the objects and the forces that change itself। फिजिक्स की वो ब्रांच, वो शाख जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट का मोशन में मुताला करते हैं और उस फोर्स का मुताला करते हैं जो उसकी पोजीशन को, उसकी जो क्या कहते हैं हालत को, स्टेट को चेंज करती है। मैकेनिक्स फिर क्या हुआ? फिजिक्स की वो शाख जिसमें हम किसी जिस्म की मोशन और उसमें होने वाली तब्दीलियों का मुताला करते हैं, वो आपके पास मैकेनिक्स कहलाती है। गेटिंग? आप लोगों को उर्दू में बता रहा हूँ कि मे भी उर्दू मीडियम वाले भी इसको जो है ना आसानी से नोट कर सकते हैं। फिजिक्स की वो शाख जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट पर लगाई जाने वाली फोर्स और उसमें होने वाली तब्दीलियों का मुताला कर सकें, वो आपके पास क्या कहलाता है? वो आपके पास मैकेनिक्स कहलाता है। हिस्ट्री ऑफ द मैकेनिक्स, थोड़ा सा हिस्ट्री को टच कर लेते हैं। आपके पास मैकेनिक्स क्या है, किस मुतालिक है, ठीक है। इट इज द स्टडी ऑफ द मोशन, ये आपके पास मोशन का मुताला, फोर्सेस, फोर्सेस का मुताला, जितनी भी फोर्सेस हैं, एंड एनर्जी, और जो एनर्जीज हैं, विद इट्स फाउंडेशन लेड बाय, जिसकी बुनियाद किसने रखी थी? आइजैक न्यूटन ने। ठीक है, आपके पास जो मैकेनिक्स है इसकी बुनियाद सर आइजैक न्यूटन ने रखी थी, और उसका ये कहना था कि आपके पास कोई भी जिस्म है, जब उसके ऊपर कोई मोशन लगाई या वो मोशन में होता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लग रही होती है जो इसकी पोजीशन को, इसकी जगह को और इसकी स्टेट को चेंज करने का इन्हिसार रखती है। यानी ये सब का सब उस मोशन ऊपर, उस फोर्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है जो उसके ऊपर लग रही होती है। और इसका जो मफरूजा था, एक्सपेरिमेंट था, ये सर आइजैक न्यूटन ने करके दिया था। ठीक हो गया। फिर क्या था? सबसे पहले जो आपके पास लॉज ऑफ मोशन थे वो क्या थे? वो आपको सर आइजैक न्यूटन ने दिए थे, जिसके मुताबिक हम लोगों ने मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज को पढ़ा था, मुख्तलिफ किस्म की चीजों को अपने अंडर ऑब्जर्वेशन लिया था, वो सर आइजैक न्यूटन थे। सर आइजैक न्यूटन के और भी बहुत बेशुमार एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनको हम लोगों ने काफी ज्यादा मुताला में किया हुआ है। फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशन का लॉ है, वो भी सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। उसके अलावा आपके पास क्या है कि आपके पास मुख्तलिफ किस्म की ऑब्जर्वेशंस हैं जिसमें सर आइजैक न्यूटन का एक काफी ज्यादा जाना पहचाना हाथ है। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको करैक्टराइज करते हैं, इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं। सबसे पहले जो इसकी करैक्टरिस्टिक्स है, इट इज द फंडामेंटल ब्रांच ऑफ द फिजिक्स। ये आपके पास फिजिक्स की एक बुनियादी ब्रांच है, बुनियादी शाख है। दूसरी करैक्टरिस्टिक्स क्या है? इट एक्सप्लेन्स हाउ ऑब्जेक्ट्स मूव एंड इंटरैक्ट विद ईच अदर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स। ये हमें इस बारे में भी बताती है। किसकी बात हो रही है? मैकेनिक्स की बात हो रही है। ये भी मैकेनिक्स की डेफिनेशन में ही आता है कि मैकेनिक्स क्या है। मैकेनिक्स आप लोगों को ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली फोर्स, उस फोर्स की वजह से जो उसमें होने वाली चेंजिंग है वो, और उसके मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स के पहलुओं के मुतालिक मुताला करने में, मदद करने में हेल्पफुल होता है, वो आपके पास क्या कहलाता है? वो आपके पास मैकेनिक्स कहलाता है। गेट इट? थर्ड वाली पोजीशन है इसकी, मैकेनिक्स कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड। आपके पास जो मैकेनिक्स की शाख है उसको हम लोगों ने क्या किया हुआ, मेन दो ब्रांचेस में कन्वर्ट कर दिया हुआ है, मेन दो ब्रांचेस में कैरेक्टराइज कर दिया हुआ है। सबसे पहली जो उसकी ब्रांच है, जो सबसे बड़ी ब्रांच समझी जाती है, वो है क्लासिकल मैकेनिक्स। क्या है? क्लासिकल। क्लासिकल को आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? आप लोग इस तरह से भी क्लासिकल को डिफाइन कर सकते हैं, द नॉलेज बिफोर द 19th सेंचुरी या 20th सेंचुरी, 20वीं सदी से पहले का जो इल्म था, जो नॉलेज था, वो क्लासिकल समझा जाता है। क्या समझा जाता है? इसको नोट कर लें, द नॉलेज
The knowledge before 20th century is known as classical। 20वीं सदी से पहले का जो आपके पास इल्म तजर्बात है, ये जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं, उसको हम लोग क्लासिकल कहते हैं। क्लासिकल ठीक है। और जो क्लासिकल की बेस रखी थी वो आपके पास सर आइजैक न्यूटन ने रखी थी। इसके बाद अगर आप लोग कहें कि द नॉलेज आफ्टर द 20th सेंचुरी, यानी 20वीं सदी के बाद का जो आपके पास इल्म है या 20वीं सदी के बाद का जो आपके पास नॉलेज है, उसकी बात करें तो वो आपके पास था आइंस्टाइन का। इसलिए हम लोग कभी कभी ये भी कहते हैं कि न्यूटन की फिजिक्स कौन सी है और आइंस्टाइन की फिजिक्स कौन सी है। ठीक है ना। न्यूटन की फिजिक्स वो ली है जो आपके पास 20वीं सेंचुरी से पहले की है, और जो आपके पास आइंस्टाइन की फिजिक्स है वो है 20वीं सेंचुरी के बाद वाली। ठीक है। मैकेनिक्स को दो बड़ी शाखों में, दो बड़ी ब्रांचेस में कैरेक्टराइज कर दिया था। एक था आपके पास क्लासिकल मैकेनिक्स और दूसरा था आपके पास क्वांटम मैकेनिक्स। ये थोड़ा सा उनका ड्रॉबैक्स और उनकी हिस्ट्री के बारे में बता रहा हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा टच रहे कि कौन सी चीज कहां पर टच करती है। क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या है, इट इज आल्सो नोन एज द न्यूटन मैकेनिक्स। ठीक हो गया। मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि जो 20वीं सदी से पहले की फिजिक्स है ना, उसको हम लोग न्यूटन की फिजिक्स कहते हैं, यानी क्लासिकल फिजिक्स। और जो आपके पास क्वांटम है या न्यू फिजिक्स है, ठीक है ना, उसको हम लोग आइंस्टाइन फिजिक्स कहते हैं। और उसमें हमारे पास बहुत से ऐसे साइंटिस्ट भी हैं जिन्होंने बहुत ही मुफीद और अकलीदी किरदार अदा किया है। सबसे पहले क्या है, इट आल्सो नोन एज द न्यूटन्स मैकेनिक्स। ये आपके पास न्यूटन की फिजिक्स कहलाती है, न्यूटन की मैकेनिक्स कहलाती है। मैकेनिक्स का आप लोगों ने पहले ही पढ़ लिया क्या है, बेस्ड ऑन द न्यूटन्स लॉ। न्यूटन के लॉ पर यह मुनहसर करती, जिस तरह से क्या था, न्यूटन ने 3 लॉ पेश किए थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ में उसने कहा था कि अगर कोई भी जिस्म मोशन की हालत में होता है तो वो तब तक अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती। दूसरे में उसने कहा था कि कोई भी जिस्म जब हरकत में होता है यानी मोशन में होता है, वो आपके पास जो इस पर लगने वाला एक्सलेरेशन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उसके मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे मास कम होगा वैसे वैसे फोर्स भी ज्यादा होगी। और ये मानने वाली बात है कि अगर आप एक लाइट बॉडी ले, स्मॉल सा ऑब्जेक्ट ले, और एक उसकी निस्बत बिग ऑब्जेक्ट ले, बड़ा वाला जो जिसामत वाला आपके पास ऑब्जेक्ट है वो ले, इकट्ठी दोनों पे फोर्स लगाएं। जब आप दोनों पर एक जैसी फोर्स लगाएंगे ना, वो क्या होगा, जो भारी जिसामत वाला आपके पास ऑब्जेक्ट होगा वो कम यानी स्लोली स्लोली मूव करेगा, और जो कम ऑब्जेक्ट जिसका मास कम है उस ऑब्जेक्ट पे जब हम लोग वही फोर्स लगाएंगे तो वो उससे डबल, 2 गुना ज्यादा स्पीड से मूव करता हुआ आगे चला जाएगा। तो इसलिए हम लोग कहते हैं जितना मास ज्यादा होगा उतनी फोर्स कम होगी, और जितनी फोर्स ज्यादा होगी उतना ही मैस कम होगा। ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने कहा था। ये आप लोगों को इंशाल्लाह इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ये रिलेशन याद रखिएगा कि ये होता है 1/m के रिलेशन में। ठीक है ना। ए डायरेक्टली प्रोपोर्शन 1/m, और ये जो एक्सेलरेशन होता है ये फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। ठीक है। इस तरह से किसी भी जिस्म में जो एक्सेलरेशन है, अगर मैस कम है तो एक्सेलरेशन ज्यादा है, अगर एक्सेलरेशन कम है तो इसका मतलब मैस ज्यादा है। ठीक है। दूसरे नंबर पर क्या है, न्यूटन्स लॉ। न्यूटन ने इक्वेशंस भी अपनी डिस्क्राइब की थी। फर्स्ट इक्वेशन हरकत की मसावादे कहते हैं। ठीक है। डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। एक मजीद और बात आ गई है, जो आपके पास क्लासिकल मैकेनिक्स थी ना, ये बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए थी। ठीक है ना। ये क्लासिक्स पर डिपेंड कर रही थी, मतलब हमारे पिछले नजरियात पर। ख्याली क्लासिक था, ख्याली, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं था, हमारे पास किसी भी किस्म की कोई भी उसकी ऑब्जर्वेशन नहीं थी। हमने सिर्फ ख्याल में ही ये कहना है कि वो चांद, वो सितारा इधर से आ रहा है, उधर से आ रहा है, मतलब इस तरह से हम लोगों ने मुख्तलिफ किस्म की ऑब्जर्वेशन बनाई हुई थी कि ये यहाँ पर ये हो रहा है। लेकिन जो आपके पास क्वांटम थी या आपके पास कह लें कि न्यू वाली फिजिक्स थी, आइंस्टाइन की फिजिक्स थी, उसमें हमारे पास जो भी चीज होनी है उसका एक मुकम्मल तौर पर, वाज़ह तौर पर टॉपिक भी था, मतलब उसका एक प्रूफ था कि इस प्रूफ की बिना पर हमारे पास ये चीज डन हो रही है। ठीक है। ये देखिए, ये किसके लिए मौजूद थी, किसके लिए एक्सेप्टेबल थी, ये मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए सूटेबल थी, इसलिए हम इसको क्लासिकल मैकेनिक्स कहते हैं। दूसरी जो इसकी मेन ब्रांच है वो है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है, इट डील्स विद द बिहेवियर ऑफ द मैटर्स एंड एनर्जी। ये आपके पास मैटर्स यानी मादा और एनर्जी यानी एनर्जी एट एटॉमिक एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स,
छोटे और छोटे से छोटे पार्टिकल्स पर नजरअंदाज नहीं कर सकते हम उनको, क्योंकि आप लोगों को पता है जो एनर्जी शेल्स है ना, एनर्जी शेल्स, उसमें हमारे पास प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन है, पॉजिट्रिनो भी है, न्यूट्रिनो भी है, मतलब छोटे से छोटे पार्टिकल्स को अंडर ऑब्जर्वेशन में लेके आना, वो आपके पास क्या कहलाता है, क्वांटम मैकेनिक्स। और इनमें जिन बंधुओं ने सही तौर पर मतलब एक अच्छा मुफीद किरदार अदा किया, उनमें से कुछ के नाम ये है, बोहर था, प्लैंक था और आइंस्टाइन था। ठीक है, बोहर ने आपके पास न्यूक्लियस का मॉडल, आपके पास जो शेल है जिसमें आप इलेक्ट्रॉन्स की रिवॉल्यूशन को पढ़ते हैं उसके बारे में, प्लैंक ने स्पीड ऑफ लाइट के बारे में थोड़ा सा बताया था, और आइंस्टाइन ने आपको लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, जो आप लोग अभी भी इक्वेशन पढ़ते हैं, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये देखें, ये आइंस्टाइन की इक्वेशन कहलाती है एनर्जी मैस। ठीक है ना, ये था आपके पास मैकेनिक्स का क्लासिकल और क्वांटम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अब जो हमारा सिलेबस है उसका जो आर्टिकल्स है मेन, हम उसकी तरफ देखते हैं। मुझे इस चीज का क्या कहते हैं, हिस्ट्री है, इसके बारे में बताना थोड़ा सा मैंने समझा कि ये आप लोगों तक इल्म का पहुंचाना बहुत जरूरी है, ताकि आप लोगों को थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में पता हो, जिस चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं और वो किस तरह से आपके पास आई हैं। आगे है आप लोगों का स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, ये बहुत बड़ा सिंपल सा है। दोज क्वांटिटीज व्हिच आर कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय देयर मैग्नीट्यूड ओनली, इट इज कॉल्ड द स्केलर क्वांटिटीज। ऐसी वो तमाम मिकदारें जिनके इजहार के लिए या जिनको मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर करने के लिए सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड यानी मकदार की जरूरत होती है, वो आपके पास क्या कहलाती हैं, वो आपके पास स्केलर क्वांटिटीज कहलाती हैं। ठीक हो गया, स्केलर मकदारें कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल्स लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। ठीक है, ये जितनी भी आपके पास एग्जांपल्स हैं, स्पीड हो गया, ये आपके पास स्केलर्स की जो है ना एग्जांपल्स हैं। ठीक है, लेंथ का यूनिट आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ, लेंथ का यूनिट मीटर होता है, मास का किलोग्राम है, टाइम का सेकंड है, टेम्परेचर का केल्विन है, स्पीड का आपके पास मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसी तरह से आपके पास एनर्जी का यूनिट जूल होता है। तो ये ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए जस्ट उनकी मिकदार की ही जरूरत होती है। अब मिकदार में कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, मिकदार में यानी मैग्नीट्यूड में दो चीजों का होना लाजमी है। एक आपके पास उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो यानी अददी नंबर, और दूसरा उसके पास उसका यूनिट होना चाहिए जो इसको डिफाइन करने में हेल्पफुल रहता है। फॉर एग्जांपल, आप लोग किसी शॉप में जाते हैं या आप लोग किसी चीज की मेजरमेंट करते हैं, तो वो आप लोग किसी प्रॉपर यूनिट और प्रॉपर नंबर में करते हैं। हाइट है, हाइट को आप लोगों ने मेजर करना है, आप लोग पैमाशी फीते से क्या कर रहे हैं, हाइट को मेजर कर रहे हैं, वो 6 फीट आ गई है। अब देखिए ये जो 6 आया है और ये जो फीट आया है, 6 आपके पास न्यूमेरिकल नंबर और फीट आपके पास क्या है, उसका यूनिट है। इसी तरह अगर हमने किसी भी चीज को मेजर करना है तो साथ में उसका यूनिट भी देखना, और वो जो आपके पास क्वांटिटी आएगी उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। फॉर एग्जांपल, मैग्नीट्यूड इंक्लूड्स न्यूमेरिक वैल्यू एंड द यूनिट। फॉर एग्जांपल 5 kg, here 5 is the numerical value and kg is the kilogram। सेकंड है, इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय अरिथमेटिक रूल्स। हम इसको आम तौर पर इस्तेमाल होने वाले रूल्स की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एडिशन है, जमा करके, तफरीक करके, मल्टीप्लिकेशन ज़रब करके एंड डिवीजन, डिवाइड करके, तकसीम करके हम लोग स्केलर्स को एड अप कर सकते हैं। ये था आपके पास स्केलर। दूसरे नंबर पे है आप लोगों का वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है, those physical quantities which are completely described by their magnitude and direction। आपके पास जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं इनके इजहार के लिए, इनको जाहिर करने के लिए मैग्नीट्यूड यानी मिकदार और इसकी सम्मत का होना लाजमी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं। आपके पास ये देखिए कि वेक्टर है, ये देखें, ये आपके पास एक वेक्टर की निशानी है, ये आपके पास समझ ले इसकी मकदार ए है। अब आपने ये देखें, ये जो आपके पास एरो हेड है ना, इसका एरो हेड, ये इसकी डायरेक्शन है, क्या है, डायरेक्शन, और यहां से लेकर यहां तक जो है इसकी क्या है, मैग्नीट्यूड है। क्या है, मैग्नीट्यूड, यानी कि वो लेंथ में कितना है, लेंथ में ये ना, फॉर एग्जांपल ये 3 सेंटीमीटर जो इसकी लेंथ होगी, और जिस तरफ इसके तीर का निशान है वो इसकी क्या है, डायरेक्शन। और इस तरह से जो आपके पास क्वांटिटी आएगी वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। उसकी एग्जांपल्स क्या है, फोर्स है, क्योंकि फोर्स जिस जिसम पर हम लोग उसकी फोर्स लगाएंगे हम देखेंगे कि वो उस डायरेक्शन में मूव भी कर रहा है, यानी सम्मत में मूव भी कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये देखें, मैं इसको यहां से यहां तक जो है ना मूव करवाने की कोशिश करता हूं। आप लोग क्या करें, ये आपने बॉक्स रखा हुआ है ना, इस बॉक्स को थोड़ा सा पुश करें, ये देखें, पुश करेंगे तो ये देखें ये डायरेक्शन बता रहा है कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्योंकि
क्योंकि इसके पीछे फोर्स लग रही है। दूसरा क्या है, मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम आपके पास वेलोसिटी और मास का हासिल ज़रूर होता है, ठीक है। फिर डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कवर करने के लिए भी हमें सम्मत की जरूरत होती है। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट में क्या है, डिस्प्लेसमेंट में ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट है। अब ये देखें, ये ए पॉइंट और ये क्या है, बी पॉइंट है, यहां पर आप लोगों ने जाना है। तो ये जो शॉर्ट डिस्टेंस होगा इसके पास डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये जो शॉर्ट लेंथ होगी रूट की वो आपके पास डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। वेलोसिटी, वेलोसिटी भी आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसको भी शो किया जाता है, इसकी डायरेक्शन भी शो होती है कि आपके पास किस सम्मत में आपके पास वेलोसिटी लग रही है। आपके पास फिर एक्सेलरेशन है, क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी से मिलती जुलती है, वो भी आपके पास एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेट, वेट में भी हमारे पास डायरेक्शन होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ये देखें, ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है ना भरा हुआ, तो इसका वेट कहाँ होगा, नीचे की तरफ होता है। ये जो इसका वेट है ना, वेट, ये इसकी मैग्नीट्यूड है, ठीक है, और ये जो नीचे की तरफ है ये इसकी डायरेक्शन है। तो इससे हमारे पास इसका सबूत आ गया कि ये आपके पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसकी सम्मत भी है और इसकी मैग्नीट्यूड भी है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, इसकी मकदार भी होती है और इसकी सम्मत भी होती है। कार मूविंग विद स्पीड 20 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स द नॉर्थ, ये देखें 20 मीटर पर सेकंड से कार मूव कर रही है, किस तरफ, नॉर्थ की तरफ कर रही है। इट कैन नॉट बी एडेड बाय सिंपल मेथड्स, हम लोग इसको जिस तरह से हमने स्केलर्स को एडअप किया था उस तरह से ऐड नहीं कर सकते। इसको ऐड करने के लिए हमारे पास स्पेशल रूल्स है। सबसे पहला क्या है, दे कैन बी एडेड ग्राफिकली, ग्राफिकली मेथड बाय जॉइनिंग द वेक्टर्स। ये हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे कि हमारे पास ग्राफिकल मेथड क्या होता है। हेड टू टेल रूल, हेड टू टेल रूल यानी वेक्टर्स को ज्वाइन करके, ठीक है, बाय जॉइनिंग द वेक्टर्स, यहां पर हमने ड्रा करने हैं वेक्टर्स ग्राफिकल मेथड में। हेड टू टेल रूल में यानी हेड और टेल को आपस में मिलाना है, उस तरह से जॉइनिंग द वेक्टर्स वो हम लोग देखेंगे। फिर क्या है, बोल्डिंग, बोल्डिंग द लेटर्स यानी लफ्जों को बड़ा करके मोटाई में लिख के वो आपके पास क्या कहलाएगा, वो आपके पास वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। तो बच्चों ये था आज का टॉपिक जो आप लोगों ने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया काइनेमैटिक्स, हमने उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री को स्टडी किया, उसमें जो इस्तेमाल होने वाली यूज हो रही है टर्म्स उनके बारे में थोड़ा सा बेसिक जानने की कोशिश की है, और हम लोगों ने कुछ दो न्यू टर्म्स स्केलर्स और वेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। आप लोगों ने वीडियो को स्टार्ट से लेकर आखिर तक देखना ताकि आप लोगों का कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू मिस ना हो और इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आप लोग गेट कर सकते हो। इसके मुतालिक अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो बच्चे आप लोगों ने कमेंट करना है ताकि आप लोगों के क्वेश्चन का रिप्लाई किया जा सकते। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को दोबारा से नई इंफॉर्मेशन के साथ मिलेंगे, तब तक हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।